हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेके आएंगे जल्दी, तो वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आप जो है जल्दी से वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का जो हमारा वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन, इसका जो आंसर है कि पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस एरिया का पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज द रियल वेल्थ ऑफ ए कंट्री। मतलब कि किसी भी कंट्री का जो रियल वेल्थ है वो क्या है, पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर पीपल ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे, तो कंट्री जो है वो किस चीज का रह जाएगा। तो पॉपुलेशन जो है वो रियल वेल्थ होता है किसी भी कंट्री का। एक कोट दिया है गया आपके बुक में, ठीक है, नोट गोल्ड बट ओनली वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। इसको किसने बोला है, राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये बस आप याद रखिए कि ये जो कोट है किसने दिया है, तो इसको किसने दिया है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने दिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सीडेड 6 बिलियन पीपल। जो 26 सेंचुरी है, मतलब अभी 2000 जो चल रहा है, इसका बिगिनिंग में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 6 बिलियन पीपल को क्रॉस कर चुका था। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस। मतलब अलग अलग जगह पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, उसी चीज को हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, कि जैसे प्लेन्स में आपके ज्यादा लोग रहेंगे और आपका जो माउंटेन एरिया से रहेगा वहां पे कम लोग रहेंगे। तो ये एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कि पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग जगहों पे। ग्लोबल पॉपुलेशन का पैटर्न अगर हम देखें, ठीक है, तो 90% का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का मतलब 90% लोग जो है 10% लैंड एरिया में रहते हैं। मतलब कि 10% लैंड एरिया में 90% लोग रहते हैं। बाकी 90% जो एरिया है उसमें बस 10% ऑफ पीपल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है वो उसमें इनहेबिटेबल नहीं है, मतलब उसमें रहने लायक वो जगह नहीं होता है। कहीं पे क्लाइमेट बहुत हार्श है, कोई डिजर्ट है, कोई माउंटेन एरिया से, वहां पे लोग नहीं रह सकते। जो आपका जो 10% लैंड एरिया जो कि बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है, रहने लायक है, वहां पे ही जो लोग हैं वो रहेंगे। तो इसलिए जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% एरिया में ही रहता है। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा अनइवन है। मतलब कि कहीं बहुत ज्यादा लोग हैं, कहीं बहुत ज्यादा कम लोग हैं। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अलग अलग जगह पे चेंज होते रहता है, कहीं बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं बहुत कम रहेगा। ठीक है, जॉर्ज बी क्रिसी, ठीक है, जॉर्ज बी क्रिसी, इन्होंने क्या क्या है कहा है एशिया के बारे में, इसका रिमार्क जो है वो आप याद रखिएगा। एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। मतलब एशिया में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग हैं, मतलब बहुत जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और बहुत मतलब कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। मतलब ठीक है, कि कुछ प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग, और कुछ कम प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। इस तरह से मतलब इनका रिमार्क था एशिया को लेके, ये अनइवन पॉपुलेशन जो है उस चीज को दिखाता है। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का बात किया जाए रैंक वाइज, तो रैंक 1 में है चाइना। ठीक है, ये हम लोग का पुराना डेटा दिया हुआ है बुक में, इसलिए चाइना दिखा रहा है, वरना आपका करेक्ट आंसर जो है इंडिया होगा अभी के डेटा के हिसाब से। लेकिन जब तक आपके बुक में चाइना है तब तक आपको चाइना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही दिक्कत है मतलब हम लोग के बुक का। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में रैंक 1 किसका है, चाइना का, 1.4 बिलियन। फिर इंडिया 1.2 बिलियन, उसका यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये टॉप 5 जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, उसका 6, 7, 8, 9, 10 भी दिया हुआ है। आपको जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का रैंक याद रहे वर्ल्ड पॉपुलेशन में। आप टॉप 5 का याद रख लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मतलब है, मतलब आपके लिए बहुत है। 5 कंट्रीज का नाम याद है आपको कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में टॉप ये लोग हैं, तो इतना ही आपके लिए काफी है। उसके बाद की फैक्ट्स कुछ देख लीजिए। ठीक है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जो है आपका 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये जो पांच और ये है 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, इसमें आपका 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाता है। ठीक है, 6 आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया। और जो इस 10 कंट्री है, ठीक है, इस 10 कंट्री में जो आपका 6 कंट्रीज है वो एशिया में ही लोकेटेड है।
कौन कौन से कंट्री एशिया में लोकेटेड है आपका? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया और चाइना। ठीक है, ये सब आपके एशिया में ही लोकेटेड है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पता चल जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कितना डेंसली लोग रह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी एक एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब उस एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400 लोग रह रहे हैं। और वही अगर वो 4000 होगा, मतलब उस एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 4000 लोग रह रहे हैं। इस तरह से हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये यूजुअली हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जनरली यही टर्म हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक है, रीजन एक्स, इसमें 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस रीजन में। ठीक है, मान लीजिए एक कंट्री है एक्स, उसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पॉपुलेशन उसका 1.5 लाख है। तो इसमें डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो है रेशियो दिखाता है पीपल और लैंड का, मतलब कि कितने लैंड में कितने लोग रह रहे हैं, इस चीज का रेशियो कौन दिखाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपको दिखा देता है। ठीक है, और ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल। और हर जो लैंड का यूनिट होता है ना, जैसे कि कुछ एरिया है, कोई भी एरिया है जनरली, उसमें आपका एक कैपेसिटी होता है, क्योंकि इतना लोग रहेंगे तब तक इसका रिसोर्सेज सफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा लोग रहेगा तो उसके रिसोर्सेज पे एक्सेस प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्सेज पे कितना है, इस चीज को देख सकते हैं। जैसे 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वही है 150 पर स्क्वायर किलोमीटर होता तो ये लो डेंसिटी में आ जाता। तो लो डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो हम लोग ज्यादा बेटर प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिसोर्सेज होगा, ठीक है, अब सेम रिसोर्सेज एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ठीक है, तो उसको 1500 लोग यूज कर रहे हैं और 150 लोग यूज कर रहे हैं। तो किसमें ज्यादा रिसोर्स एफिशिएंटली यूज होगा? जिसमें 150 लोग है। ठीक है, तो इसीलिए कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा बेटर है। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपका सबसे पहला फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ सर्वाइवल के लिए। जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे लाइफ नहीं रहेगा। जैसे रिवर वैलीज हो गया, वो डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, पानी को हम लोग ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग ये सब में यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो वाटर अवेलेबिलिटी होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसके कुछ एरिया है जैसे गंगा प्लेन्स हो गया, नाइल वैली हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म है नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो लैंडफॉर्म का बात किया जाए, जैसे कि प्लेन एंड जेंटल स्लोप्स जो है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा। और साथ में इसका रीजन क्या है कि प्लेन एंड जेंटल स्लोप पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है? क्योंकि ये क्रॉप्स के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल है। जहाँ पे आपका प्लेन्स है वहीं पे आप इंडस्ट्रीज बनाएंगे, रोड बनाएंगे या फिर खेती बाड़ी करेंगे। पहाड़ पे आप इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पहाड़ पे आप रोड नहीं बना सकते हैं। आजकल बन रहा है लेकिन वो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। उसके बाद माउंटेन एंड हिली एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, इंडस्ट्रीज नहीं होता है, तो वहाँ पे लोग भी कम होते हैं। तो इसका जो आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जांपल देख लेंगे, गंगा प्लेन जो है बहुत ही ज्यादा डेंस है। और वही लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया स्पार्स। ठीक है, हिमालय जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि माउंटेन रीजन है तो वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। अगर मॉडरेट क्लाइमेट है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है तो लोग वहां पे रहना प्रेफर करेंगे, कंफर्टेबल लिविंग मिलेगा उन लोगों को। और अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है या फिर बहुत ठंडा, बहुत ही गर्म है, तो वहां पे भी कम लोग रहेंगे। ठीक है, वेरी हॉट कोल्ड डिजर्ट्स पे बहुत ही ज्यादा रहना अनकंफर्टेबल होता है। उसके बाद हेवी रेनफॉल एरियाज जो है, हेवी रेनफॉल एरिया में भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, क्योंकि वो हैबिटेशन के लिए अनकंफर्टेबल है। ठीक है, वहां पे कंफर्ट नहीं होगा आपका, बहुत ज्यादा पूरे दिन बारिश 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 हो रहा है, वहां पे रहना बहुत ही दिक्कत वाला चीज हो जाएगा। बाकी आपका जो मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ये मतलब आपका जो मेडिटेरेनियन सी के बगल वाला एरिया है वहां पे पाया जाता है। ये मतलब बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट है लिविंग के लिए, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इसका क्लाइमेट प्लीजेंट होता है और हिस्टोरिकल हैबिटेशन, मतलब कि पहले से लोग उधर रह रहे हैं, तो इसलिए इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है नेक्स्ट है वो आपका सोइल। ठीक है,
अगर फर्टाइल लूमी सोइल है तो वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अगर पुअर सोइल है तो वहाँ पे कम लोग रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेंगे, एलिवियल सोइल जो होता है वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। वहीं पे आपका रोकी सैंडी सोइल जो है वो बहुत ही कम सेटलमेंट्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो आपका सोइल पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे सोइल ज्यादा अच्छा है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, और खराब सोइल पे कम लोग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें पहला चीज है मिनरल्स। मिनरल जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका मिनरल डिपॉजिट जहाँ पे है वहाँ पे इंडस्ट्रीज रहेगा और वर्कर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है आपका कटाम्बिया जाम्बिया कोपर बेल्ट, ठीक है। जो है कटांगा जाम्बिया कोपर बेल्ट है, वो वहाँ पे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे माइंस है। तो माइंस है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज रहेगा, वर्कर्स रहेगा, मिनरल्स की वजह से उनको इनकम मिल रहा है तो वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करेगा। आपका जो मिनरल्स का अवेलेबिलिटी से आपका स्किल और सेमी स्किल जॉब जो है वो क्रिएट होता है। माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इसका एग्जांपल है, ठीक है। कि जहाँ पे मतलब आपका मिनरल्स है वहाँ पे माइनिंग होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगा, तो इससे जॉब्स क्रिएट होगा। उसके बाद माइग्रेशन भी देखने को मिलता है, कि जैसे कि जो लोग है वो मिनरल रिच एरियाज में रहना प्रेफर करेंगे, या कि डिजर्ट में रहने से ज्यादा बेटर उनको मिनरल रिच एरिया पसंद होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगा, आपको मतलब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल पाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है जो आपका मिनरल रिच एरिया से वहां पे। जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है वो क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बन एरिया जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, कैसे? उसमें क्या क्या चीज मिलता है? कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अर्बन एरिया में क्योंकि वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एजुकेशन मिलेगा क्योंकि आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है सिटीज में टाउन्स में ज्यादा होता है, अच्छा। अगर आप गांव से कंपेयर करेंगे तो टाउन में ऑब्वियसली बेटर स्कूल फैसिलिटीज, बेटर आपका एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ केयर का बात किया जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी बहुत ही अच्छा होता है आपका अर्बनाइज्ड एरियाज में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब जो है अर्बन एरियाज का ज्यादा बेटर होता है। और साथ में सिविक फैसिलिटीज, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, ये सब भी जो है मतलब आपका एट्रैक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है लोगों को, इसलिए वो लोग अर्बनाइज एरिया में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडस्ट्रियल एरियाज में। इसका एग्जांपल है कोबे ओसाका रीजन जापान में, ठीक है। तो वहां पे अगर इंडस्ट्री ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग रहेंगे। उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर है, जैसे शॉप कीपर, बैंक एम्प्लॉयज, ये लोग जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। इंडस्ट्री से तो वहाँ पे सर्विसेज का जरूरत पड़ेगा, तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल सर्विसेज होता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, कंसल्टेंट्स, ये सब जो है आपको हेल्प करता है। तो ये इंडस्ट्रियलाइज एरियाज में ही आपको ज्यादातर ये सब मिलेगा। जो नॉर्मल गांव हो गया, विलेजेस में ये सब आपको ज्यादा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता है उन लोगों को। और जो थर्ड फैक्टर है मेजर, जिसके वजह से हम लोग का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। जैसे कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस अगर किसी जगह जगह पे ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करेगा, सेटलर्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपका वाराणसी, मक्का, जेरूसलम, ये सब जो है रिलीजियस प्लेसेस है, तो रिलीजियस प्लेसेस में ज्यादा लोग रहेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद अगर कोई प्लेस है जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जैसे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंटर्स जो हो गए, वो सब में आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेगा, वहां पे ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से ज्यादा सेटलमेंट्स वहां पे रहता है। बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर पीसफुल एरिया है तो वहां पे लोग रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दिन रात बम गिरता रहता है तो वहां पे लोग रहना ऑब्वियसली प्रेफर नहीं करेंगे। जैसे कन्फ्लिक्ट जोन जो है वहां पे पॉपुलेशन कमने लगता है, मतलब जहाँ पे पूरा दिन लड़ाई मारपीट होते रहता है वहां पे लोग ऑब्वियसली नहीं रहना चाहेंगे। आप खुद का एग्जाम्पल लेके देखिए। उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव भी होता है, जैसे कि पॉलिसीज बनाया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज बना देगा, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पे लोग कम रहना प्रेफर करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है जो एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए ऐसा इंसेंटिव दे देंगे कि अगर तुम इस एरिया में रहने जाओगे तो यहाँ पे तुमको हम लोग इतना पैसा दे देंगे या फिर तुम्हारा घर बना देंगे। तो इस तरह से मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, तो पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, मतलब रहने वाले जो लोग हैं उसमें नंबर ऑफ चेंज, मतलब कितना है, कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में किसी एक टेरिटरी में ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, उसी को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, ठीक है।
की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है आपका। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है एक बुक में, इसको देख लीजिए। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब सब देखने में एकदम सेम सेम लग रहा है, लेकिन सब सेम सेम नहीं है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है आपका, 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन में चेंज आता है 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अभी का पॉपुलेशन से प्रीवियस पॉपुलेशन को माइनस कर दीजिए, उस टाइम पीरियड में आपको जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। ग्रोथ रेट का बात किया जाए, यही चेंज जो है, ठीक है, मान लीजिए यही चेंज को हम लोग अगर परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करने लगते हैं तो वो हो जाएगा ग्रोथ रेट। तो P2 - P1 मतलब यही करंट पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड P1 × 100 ये फॉर्मूला लगा दें, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ रेट में आ जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगा वो। और वहीं पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम लोग एक्चुअल नंबर्स का यूज करते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ। अगर हम लोग बर्थ से डेथ को माइनस कर देते हैं तो नेचुरल ग्रोथ हो जाता है। और एक्चुअल ग्रोथ जो है वो कैसे होता है, एक्चुअल ग्रोथ आपका बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बस बर्थ और डेथ पे डिपेंड नहीं करता है, कितने लोग माइग्रेट करके आए, कितने लोग माइग्रेट करके चले गए, वो सब चीज से भी पॉपुलेशन इफेक्ट होता है, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइप्स है, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही टाइप होता है। पॉपुलेशन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो अगर पॉजिटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, नेगेटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज के जो कंपोनेंट्स है कुछ, उसको देख लीजिए, तो मतलब किस किस वजह से पॉपुलेशन जो है वो चेंज होता है। तो बर्थ रेट सबसे पहला, जिसको हम लोग क्रूथ बर्थ रेट या फिर CBR कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रूथ बर्थ रेट इक्वल टू बर्थ बाय पी। पी मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन को हम लोग इसमें लेते हैं, इंटू 1000 करने से हम लोग को CBR जो है क्रूथ बर्थ रेट मिल जाएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम्स में। और ये मीनिंग क्या है, जैसे कि ये पी है, बर्थ तो आप एस्टिमेट लगा लेंगे कि हाँ बर्थ रेट है तो बी से बर्थ ही होगा। पर पी क्या होगा आपका, एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन होगा, ठीक है। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हर 1000 लोग पे कितना और लोग जो है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। 1000 लोग पे अगर 10 लोग पैदा हो जाए तो इस तरह से मतलब हम लोग कैसे पता लगाएंगे उस चीज को, CBR का यूज करके, टू बर्थ रेट का यूज करके हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। डेथ रेट का बात किया जाए, CDR, इसमें क्या होता है, CDR इक्वल टू डेथ बाय पी इंटू 1000, ठीक है। तो इसमें पी भी सेम है, एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन, और डी मतलब नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कितना लोग मरा है उस चीज को पता कर सकते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग मोर्टेलिटी, मतलब कि किस किस फैक्टर से जो आपका मोर्टेलिटी है, मतलब इंसान का जो एज है, इंसान कब तक मतलब जिंदा रह पाएगा, उस चीज को अफेक्ट करता है। तो आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब कि पॉपुलेशन किस टाइप का है, क्या जेंडर है उसका, किस एज का है, इन सब चीजों पे आपका डिपेंड करेगा मोर्टेलिटी। उसका सोशल एडवांसमेंट मतलब कि सोसाइटी किस टाइप का है, सोसाइटी कितना एडवांस हो चुका है, उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। बाकी आपका इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किस लेवल का है, मतलब कि पैसा वैसा है कि नहीं लोगों के पास। जो गरीब लोग होते हैं वो लोग ज्यादा नहीं जी पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं होता है, नॉर्मल बीमार पड़ जाएंगे तो भी इलाज नहीं करा सकते हैं। बाकी आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितना अच्छा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छा नहीं है तो लोग जो है ज्यादा जल्दी मरने का प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब पहले इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं था, तो जो आपका डेथ रेट था बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि तब मतलब मेडिकल वगैरह था ही नहीं, तो लोग इलाज कहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज में, वो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, उसी को हम लोग माइग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ टर्म है माइग्रेशन में, जैसे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या है, कि जहां से लोग जाते हैं, जहां पे वो लोग पहले रहते थे और वहां से वो लोग जा रहे हैं, तो उसको हम लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन कहेंगे। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जहां पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, कि किसी एक प्लेस पे आना, किसी एक नए प्लेस में आना। और एमिग्रेशन मतलब किसी एक प्लेस से जाना। आई से इंपोर्ट होता है, ई से एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब अंदर आना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना। तो इस तरह से आप मतलब याद करके रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब जो अंदर आ रहा है, इमिग्रेंट मतलब कि जो जा रहा है, सिंपल। और माइग्रेशन के जो टाइप है उसको देख लीजिए, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। या तो माइग्रेशन परमानेंट होगा, या तो टेम्पररी होगा, या तो सीजनल होगा। परमानेंट माइग्रेशन मतलब कि बहुत टाइम तक जो है रिलोकेट किया जाएगा, 10 साल 20 साल, ठीक है। और उसका टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म मूवमेंट। शॉर्ट टर्म मूवमेंट मतलब कि कुछ सालों के लिए गया सीजनल वर्कर लोग, कुछ टाइम के लिए गया वहां पे काम किया,
और आ गया। और सीजनल क्या होता है आपका, रेगुलर साइक्लिक मूवमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स होता है, कोई एक विलेज में है और दूसरे विलेज में जाके वहां पे काम किया, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में वापस आ गया या फिर सेम डे ही वापस आ गया। तो इस तरह से सीजनल माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। तो ये है 3 टाइप ऑफ माइग्रेशन। इसके बाद हम लोग का माइग्रेशन पैटर्न जो है, कहाँ कहाँ से माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। रूरल टू रूरल, एक विलेज से दूसरे विलेज जो है लोग ट्रांसफर हो सकते हैं, क्यों? एग्रीकल्चर एरियाज की वजह से। मतलब कि कोई एक एग्रीकल्चर एरिया अच्छा नहीं है तो दूसरे एग्रीकल्चर एरिया में जाना प्रेफर करेगा, ठीक है। रूरल टू अर्बन, मतलब विलेज टू सिटी माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन, और मतलब कि सिटी टू सिटी माइग्रेशन, मतलब एक सिटी से दूसरा सिटी में जाने के क्या क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि कोई जॉब कर रहा था तो उसको दूसरी सिटी में ट्रांसफर मिल गया तो दूसरी सिटी चला जाएगा। और अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल जो है रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। जनरली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत ही कम होता है कि शहर से लोग जो है गाँव आ जाए। ऐसा क्यों हो सकता है, या तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आया हो या तो वो गाँव में रहना प्रेफर करेगा। तो इस तरह से अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये है माइग्रेशन के पैटर्न्स। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है? तो सबसे पहला है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है, आपका जो ओरिजिन प्लेस है उसको लेस एट्रैक्टिव बनाता है। मतलब कि जहाँ पे जो इंसान रह रहा है उस प्लेस को लेस एट्रैक्टिव बना देगा, ठीक है। पुश फैक्टर का इकोनॉमिक पुश फैक्टर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, पॉवर्टी रहेगा, तो लोग जो है दूसरा जगह जाना पड़ेंगे, जाना के सोचेंगे। उसका सोशल फैक्टर जैसे कि लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज कम है, तो भी लोग दूसरा जगह रिलोकेट करेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकता है आपका, पॉलिटिकल टर्मोइल, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट, ये सब है। मतलब कि पॉलिटिकली शांति नहीं है उस जगह पे, तो उस जगह से लोग जाना प्रेफर करेंगे। इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होता है, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, तो भी लोग जो है दूसरे जगह पे माइग्रेट करेंगे। और या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है तो भी ये किसी भी एक एरिया को लेस एट्रैक्टिव बना सकता है। पुल फैक्टर मतलब कि ऐसा फैक्टर जो कि आपका डेस्टिनेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स है उसमें आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को बुलाएगा अपने पास, बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब लोगों को अपने पास बुलाएगा। साथ में आपका पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो वहां पे भी लोग जाना प्रेफर करेंगे। और साथ में अगर क्लाइमेट प्लीजेंट है और इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहां पे भी लोग जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। पुल फैक्टर्स ये हो गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पुल फैक्टर है, अगर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ये सब अगर अच्छा है तो लोग वहां पे भी जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपने पढ़ा ही होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, कि ये थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करता है, हाउ पॉपुलेशन चेंजेस एज सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी, ठीक है। दोनों दोनों वर्ड्स ऑपोजिट ऑपोजिट है, रूरल, अर्बन, एग्रियन और इंडस्ट्रियल और इलिटरेट, लिटरेट, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी जो है प्रोग्रेस करता है रूरल से अर्बन एरिया में, और एग्रियन मतलब कि एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, और इलिटरेट जो है अनपढ़ लोग जो है पढ़े लिखे बनने लगते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये एक प्रोसेस है। तो इसके 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो सबसे पहला जो स्टेट होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। ये फ्लक्चुएटिंग स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इसमें आपका बर्थ रेट जो है वो हाई होगा, डेथ रेट जो है वो भी हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो लोगों को उतना पता भी नहीं है इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा। बर्थ रेट हाई होने के बाद भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है ज्यादा, क्योंकि आपका डेथ रेट भी हाई है। सोसाइटी का टाइप देखा जाए तो रूरल रूरल होगा, एग्रीगेरियन होगा या फिर इलिटरेट होगा। तीनों सोसाइटी का टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादातर आपका एग्रीकल्चर रहेगा। फैमिली साइज बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली जो होता है हम लोग का एसेट के टाइप से काउंट किया जाता है पहले स्टेज में। क्यों? क्योंकि लोग जो है बहुत ही ज्यादा अलाइव नहीं रह पाते, बहुत जल्दी मर जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनका बहुत लो हो जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल का होता है। और आपका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है 200 साल पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ही थे। और अभी का एग्जांपल में देखा जाए कि कौन कौन से कंट्री है, तो बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइब जो है, ये सब जो है अभी फर्स्ट स्टेज के, मतलब जो फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्टेज है फ्लक्चुएटिंग, उसी में अभी भी है। और नेक्स्ट स्टेज जो है वो देखने से पहले ये देख लेते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो हाई क्यों है, मतलब फर्स्ट स्टेज में। तो हाई मोर्टेलिटी ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई।
तो ज्यादा मोर्टेलिटी रेट क्यों है, ज्यादा लोग मतलब क्यों मर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एपिडेमिक्स हो गया, मतलब जो डिजीज वगैरह आ जाता है और फूड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो इन सब चीजों की वजह से लोग जो है ज्यादा टाइम नहीं जी पाते हैं। उसके बाद जो पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कम्पनसेट फॉर डेथ, तो ज्यादा लोग मर रहे हैं तो ज्यादा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उसका लार्ज फैमिली है, ठीक है। क्यों लार्ज फैमिली क्यों रखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क होता है, तो खेत में काम करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, तो इसलिए फैमिलीज को लार्ज रखना लोग प्रेफर करते हैं। और मेडिकल नॉलेज जो है और या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। उसका सेकेंड स्टेज क्या है, एक्सपेंडिंग स्टेज है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इसमें पॉपुलेशन जो है थोड़ा एक्सपेंड होता है। तो इसमें बर्थ रेट का बात किया जाए तो क्या होगा, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में हाई होता है, उसके बाद बर्थ रेट कमने लगता है। क्यों, क्योंकि लोगों को एजुकेशन मिलने लगता है। डेथ रेट का बात किया जाए तो डेथ रेट डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है हाई रहता है, क्यों, क्योंकि आपका डेथ और जो बर्थ है दोनों का बीच में का जो गैप है वो फिल होने लगता है, मतलब फिल नहीं, गैप जो है वो बड़ा होने लगता है। मतलब कि बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ जो है वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाता है। तो इसका और देखा जाए तो सोसाइटी में चेंजेस आता है, जैसे कि हेल्थ सैनिटेशन इंप्रूव हो जाता है, मेडिकल एडवांसमेंट आ जाता है, बेटर हेल्थ केयर, मोर्टिलिटी कम हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होने लगता है। अगर अभी का करंट एग्जांपल देखा जाए तो इस स्टेज में कौन कंट्री है, पेरू, श्रीलंका, केनिया, ये सब जो है वो सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज में है, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या है, आपका फर्टिलिटी जो है वो हाई रहता है, ठीक है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा रहेगा और टाइम के साथ वो कमने लगता है। मोर्टिलिटी रेट का बात किया जाए तो कमता है, क्यों कमता है, आपका हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से कमता है। और नेट पॉपुलेशन एडिशन इज हाई, क्योंकि पॉपुलेशन एडिशन क्यों हाई होता है, क्योंकि आपका जो गैप है, ठीक है, मतलब बर्थ और डेथ के बीच में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है। और सोसाइटी स्टार्ट ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, सोसाइटी जो है गांव से अब शहर में शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, इसमें लो फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिलता है। बर्थ रेट जो होता है वो कम जाता है, क्यों, क्योंकि लोगों को एजुकेशन मिल चुका आता है, वो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। डेथ रेट जो है वो भी कम जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्टेबल होता है या फिर स्लो ग्रोथ होता है। सोसाइटी टाइप का अगर देखा जाए तो अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटीज होता है आपका। फैमिली प्लानिंग का बात किया जाए तो आपका फैमिली साइज जो है अच्छे से कंट्रोल करते हैं वो लोग। टेक्नोलॉजी हाई लेवल का होता है। और इकोनॉमिक स्टेटस अगर देखा जाए तो डेवलप इकोनॉमीज में हम लोग को इस टाइप का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। मतलब ये जो आपका स्टेज 3 है, लो फ्लक्चुएटिंग वाला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये हम लोग को किस किस कंट्रीज में देखने को मिल सकता है, कनाडा, जापान, यूएसए, ये सब जो है डेवलप कंट्रीज है। डेवलप कंट्रीज में हम लोग को इस टाइप का जो है फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें की फीचर्स क्या है आपका, फर्टिलिटी मोर्टिलिटी दोनों जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। और पॉपुलेशन अर्बनाइज होने लगता है, लिटरेट होने लगता है, फैमिली जो है वो कंट्रोल साइज करता है, मतलब साइज को कंट्रोल करने लगता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होने लगता है, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को मिलने लगता है, ठीक है। और अगर इसका एक समरी देखें तो यही है, आप इसको एक बार अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इससे आपको मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए, ठीक है। बाकी मैंने जो यहाँ पे लिखा है वही ऊपर भी लिखा था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये बस शॉर्ट में है, तो ये आपके लिए था। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स का बात किया जाए तो फैमिली प्लानिंग जो है वो किया जाता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मतलब स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रन टू कंट्रोल फैमिली साइज। फैमिली प्लानिंग जैसे कि ऐसा हुआ ना कि एक बच्चा अभी है तो नेक्स्ट ईयर दूसरा बच्चा नहीं किया जाए, 3-4 साल रुका जाए, ताकि मतलब उनका जो रिसोर्सेस यूजेस है वो मेंटेन किया जा सके। या फिर फैमिली साइज को 2 बच्चे पे शिफ्ट, मतलब 1 या 2 बच्चा रखे, इस तरह से। एक ही फैमिली में मतलब 5-6 बच्चे ना रखे, इस तरह से फैमिली प्लानिंग किया गया, ठीक है। और मेथड्स और मेजर फैमिली प्लानिंग को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, फ्री फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ को कंट्रोल करने का जो मेथड है उसका हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग को फर्टिलिटी कंट्रोल देखने को मिलता है और बच्चे जो है कम पैदा होंगे, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम जो है अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह लाया जाए, साथ में इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि कोई स्मॉल फैमिली है तो उसको टैक्स बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जाए। और टैक्स डिसइंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि कोई हायर टैक्सेस लगाया जाए उन फैमिली पर जो लार्ज फैमिलीज है। और उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो मतलब प्रोवाइड किया जाए, मतलब कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ये सब जो है प्रोवाइड किया जाए, ताकि मतलब लोग जो है अवेयर हो सके कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग करना है, कैसे वो लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का जो वुमेन्स का हेल्थ है, वुमेन्स हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा। वुमेन अगर ऐसा रहे कि पूरा दिन मतलब बच्चे ही पाल रहे हैं, तो वो लोग
का हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग वगैरह को करते हैं तो इससे वुमेन का भी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगा। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर पा रहे हैं हम लोग तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कम जाएगा, वुमेन का हेल्थ अच्छा होने लगेगा, रिसोर्स एलोकेशन बेटर हो जाएगा, कम लोगों पे ज्यादा रिसोर्सेज रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, और साथ में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो हम लोग का माल्थसियन थ्योरी है पॉपुलेशन को लेके, उस चीज को देख लेते हैं। इसको किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने दिया था 1798 में। तो इसमें मतलब उन्होंने क्या कहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई को लेके कहा है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। ये आपके बुक में ऐसा नहीं दिया होगा पर यहाँ पे डिटेल में मैं दे रहा हूँ। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जैसे 1 2 4 8 16 इस तरह से बढ़ता है। और फूड सप्लाई कैसे बढ़ता है? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। फूड सप्लाई जो है वो इस तरह से बढ़ता है। तो इसमें आप देखिए, आप बताइए कि अगर ऐसे बढ़ेगा 1 2 4 8 16 या फिर 1 2 3 4 5, तो कौन जल्दी बढ़ेगा? ऑब्वियसली आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जल्दी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि पॉपुलेशन विद आउट ग्रो फूड सप्लाई, मतलब पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो पॉपुलेशन जो है फूड सप्लाई को पीछे छोड़ देगा। मतलब कि इतना पॉपुलेशन हो जाएगा कि सबके लिए फूड सप्लाई ही नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा, फेमाइन होगा, डिजीज होगा, वार होगा, ये सब चीज हम लोग को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद मतलब उन्होंने और भी कुछ कहा है, जैसे कि आपका प्रिवेंटिव चेक्स, जैसे कि बर्थ कंट्रोल, डिलेड मैरिज, ये सब चीज अगर करता है तो इससे मतलब हम लोगों का क्या होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी आपका फिजिकल चेक, जैसे कि फेमाइन, डिजीजेस, वार, नेचुरल डिजास्टर, इससे मतलब क्या होता है कि ये क्या चीज दिया हुआ है एक्चुअल में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। फिजिकल चेक्स, ये तो ओके, इस चीज को आप भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है। मैं भी इसको समझ नहीं पाया और एक्चुअली आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये बस स्लाइड में ऐड कर दिया था मैंने। ये जो है कुछ अलग ही है, अगर आपको पता है ये क्या चीज बोला जा रहा है यहाँ पे तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है। बाकी आप जो है प्रिवेंटिव चेक्स को देख लीजिए, बर्थ कंट्रोल, डिलेड मैरिज, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य होता है, शादी वादी ना किया जाए, बच्चा बच्चा ना पैदा किया जाए, उस चीज को कहा जाता है। ठीक है। मॉडर्न रेलेवेंस, ठीक है, हम लोग को अभी क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज का जरूरत है। ठीक है। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है हम लोग का फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। और एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग जो है वो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, हिस्टोरिकल पॉपुलेशन ग्रोथ, पास्ट 500 ईयर्स में क्या हुआ है कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो 10 बार से ज्यादा, 10 टाइम से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। और 20th सेंचुरी में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है। और अभी भी करंट ट्रेंड अगर देखा जाए अभी के टाइम में क्या है, तो ये अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है, मतलब जैसे कि हम लोग का डिफरेंट कंट्री से ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे है। तो अभी का टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है। ठीक है। और रीजनल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो एशिया का जो है हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर्स है। ठीक है। टॉप 10 जो कंट्रीज है पॉपुलेशन में उसमें 6 एशिया में ही। अफ्रीका का हाई ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट जो है अगर देखा जाए तो अफ्रीका का ज्यादा है। ठीक है। और यूरोप का जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट है, यूरोप में मतलब पॉपुलेशन जो है वो कमने लगा है, क्यों? क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन हो चुका है यूरोप में, यूरोप में यंग पॉपुलेशन का कमी हो चुका है, अब जितने भी लोग हैं ज्यादातर बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का बात किया जाए तो उसका ग्रोथ जो है मॉडरेट है और इमिग्रेशन ड्रिवन है, मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं तो इसलिए भी उसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अभी मॉडरेट स्टेज पे देखा गया है। ठीक है। और कुछ की टर्म्स है, डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए ही ऐड कर दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में इजी हो। ठीक है। इसमें एकदम शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है एक ही साथ। उसके बाद अगर देखा जाए एग्जामिनेशन टिप्स कुछ, आपको मतलब क्या क्या चीजों को याद रखना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप कंट्रीज, डेंसिटी फॉर्मूला, फैक्टर्स, ये ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो है मैंने ऊपर पढ़ाया है उसको याद रखिएगा। ग्रोथ कंपोनेंट क्या है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, और ट्रांजिशन स्टेट जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का वो देख लीजिएगा। कुछ एग्जाम क्वेश्चन है कॉमनली जो पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा, जैसे पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ये सब चीजें भी पूछा जाता है। तो ये सब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लीजिए, बाकी मैप वर्क आप कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए,
टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जा सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स एमसीक्यू का पीडीएफ वगैरह वहां पे अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।